नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीड मैनेजमेंट और हर्बिसाइड के बारे में। आज हमारा ये 42वां लेक्चर होने वाला है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ, पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उस पर आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द बोटेनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ द वीड कॉमनली नोन एज टाइगर ग्रास। जो टाइगर ग्रास होता है जिसको हम कास कहते हैं, कह रहा है कि कास का बोटेनिकल नेम क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले दिया है हाइसेलिया मिनिमा। हाइसेलिया मिनिमा जो कि सोलोनेसी से बिलोंग करता है। दूसरा है सेकेरम स्पॉन्टेनियम जिसको ग्रेमिनी फैमिली बोलते हैं, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा क्या है सेटारिया ब्लोका। सेटारिया ब्लोका जो होता है ये ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा सोलेनम नाइग्रम जो होता है ये सोलोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो टाइगर घास जिसे कास कहा जाता है ये किसका नाम है ये आपको बताना है। तो याद रखना जो सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है इसको हम ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो होता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम इसी को कास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कांस कहा जाता है। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है फाइसेल फाइसेलिस फाइसेलिस मिनिमा, फाइसेलिस मिनिमा जो होता है ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो फाइसेलिस मिनिमा जो होता है बेटा इसको कहा जाता है इसको हम बोलते हैं चिरपोटी। क्या कहते हैं इसको, इसको चिरपोटी कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं सेटारिया ग्लोका। तो जो सेटारिया ग्लोका होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बंदरा बंदरी बोलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो सोलेनम नाइग्रम होता है इसको क्या कहा जाता है, सोलेनम नाइग्रम जो होता है इसको हम ब्लैक नाइट सेज बोलते हैं, मकोई कहा जाता है इसको। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको मकोई कहते हैं। ब्लैक नाइट शेड के नाम से इसको जाना जाता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि व्हिच वीड इज ए प्रॉब्लमेटिक वीड इन सेवरल क्रॉप्स, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम एंड फैमिली। कह रहा है कि जो विच वीड होता है जिसको अगिया कहा जाता है ये कई फसलों का एक समस्या कारक खरपतवार होता है। इसका वानस्पतिक नाम और फैमिली क्या होती है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है सीडा स्पिनोसा। सीडा स्पिनोसा जो कि मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा क्या दिया है, इसके अलावा दिया है स्पिलेंथस कोमेलिया। इसके अलावा क्या है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस, स्ट्राइगा ल्यूटिया। यहाँ पर आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि विच वीड का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो याद रखना कि जो विच वीड होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, स्ट्राइगा ल्यूटिया होता है। क्या होता है, स्ट्राइगा ल्यूटिया जिसको हम विच वीड या फिर अंगिया कहते हैं। ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है सीडा स्पिनोसा। तो जो सीडा स्पिनोसा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बरियारा। क्या कहते हैं इसको, इसको बरियारा के नाम से जाना जाता है। ये भी एक खरपतवार होता है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है स्पिलेंथस कोमेलिया। स्पिलेंथस कोमेलिया जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइल्ड मिल्ट। वाइल्ड वाइल्ड मिंट के नाम से इसको जाना जाता है, जंगली करकरा इसको कहते हैं। इसके अलावा क्या है ट्राइडेक्स प्रोकैम्बेंस। जो ट्राइडेक्स प्रोकैम्बेंस है इसको हम मैक्सिकन डायसी बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको हम बोलते हैं मैक्सिकन डायसी। मैक्सिकन डायसी बोले तो
इसको 12 मासी बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको 12 मासी के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीड स्पीसीज इज स्पेसिफिकली लिस्टेड एज द मेजर वीड ऑफ खरीफ पैडी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार प्रजाति जो है ये विशेष रूप से खरीफ धान के प्रमुख खरपतवारों के रूप में सूचीबद्ध है। क्या क्या है बेटा? सबसे पहले तो है सेलोसिया, सेलोसिया स्पीसीज। इसके अलावा पार्चुलाका स्पीसीज है, फ्लेरिस माइनर है, और इसके अलावा फ्यूमेरिया, फ्यूमेरिया पार्विफ्लोरा है। आपको इसको ध्यान से देखना है और बताना है कि खरीफ पौधे, खरीफ जो सीजन होता है धान के खेत में, जब हम खरीफ की खेती करते हैं, धान की खरीफ सीजन में धान की खेती करते हैं, तो वहां पर कौन कौन से खरपतवार लगते हैं? तो एक तो बेटा लगता है कोलेसिया, कोलेसिया स्पीसीज लगता है। इसके अलावा बेटा इसमें एक लगता है इकाइनोक्लोआ क्रुसबुलाई लगता है। क्या लगता है? इकाइनोक्लोआ लगता है। इसके अलावा क्या लगता है? इसके अंदर जो साइप्रस रोटेंडस होता है, साइप्रस स्पीसीज, ये लगता है। इसके अलावा जो वाइल्ड राइस होता है, जंगली धान, ये भी इसके अंदर लग जाता है। और एक आता है एक्लिप्टा, एक्लिप्टा नाम का एक खरपतवार होता है, ये भी इसके अंदर होता है। बाकी एक आता है साइनोडॉन। क्या होता है? साइनोडॉन डक्टिलॉन, साइनोडॉन जो स्पीसीज है ये भी आपको धान के खेत में देखने को मिलता है। तो जो खरीफ सीजन में हम धान लगाते हैं तब हमको ये ढेर सारे खरपतवार देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बेटा लिखा है जो पारचुलाका, पारचुलाका आपको याद रखना है बेटा कि ये जो पारचुलाका होता है ये अधिकतर मेज की फसल में, इसके अलावा जो सोरगम होता है ना, सोरगम की फसल में, और जो बाजरा होता है ना, बाजरा, इन सब की फसल में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सोयाबीन में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, कॉटन में भी ये मिलता है। तो इस तरीके जो पारचुलाका होता है, इन तमाम खरपतवार, ये तमाम, ये पारचुलाका जो खरपतवार है ये तमाम सीड इस तरीके की तमाम फसलों में देखने को मिलता है। बाकी फ्लेरिस माइनर किसमें मिलता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि ये गेहूं में मिलता है, और गेहूं के अलावा बेटा ये जो बारले होता है उसके अंदर मिलता है, और ये रबी सीजन का होता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा फ्यूमेरिया पार्विफ्लोरा जो होता है, फ्यूमेरिया पार्विफ्लोरा जो है ये ग्राम में लगता है। किसके अंदर? बोले तो चने में लगता है। इसके अलावा मटर के अंदर भी लगता है। इसके अलावा जो लेंटिल होता है इसमें भी लगता है। पोटैटो जो है ना, पोटैटो के अंदर भी लगता है। मस्टर्ड के अंदर भी लगता है। फिर इसके अलावा जो लेंसीड होता है, लेंसीड के अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ये एग्जाम्पल देखने को मिल गए। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन फॉर अपलैंड पैडी कल्टीवेशन। कह रहा है कि अपलैंड धान की पारिस्थितिकी में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवधि क्या होती है। बड़ा सा सीधा सीधा पूछ रहा है कि अगर हम अपलैंड में धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर बराबर पानी नहीं भरा रहता है, तो उस कंडीशन में खरपतवार और धान की फसल के बीच में जो कंपटीशन होता है वो कितने दिन तक रहता है? 20 से 45 दिन, 30 से 45 दिन, इंटायर पीरियड जब तक वो ग्रो होगा तब तक, या फिर 15 से 45 दिन। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो याद रखना बेटा कि जब अपलैंड पैडी होता है तो अपलैंड पैडी में पूरा पीरियड है। अपलैंड जो पैडी होता है अगर इसके किसी भी पीरियड में अगर खरपतवार उग गया तो ये खरपतवार 40 से लेके 90% तक लॉस दिला सकता है। इस चीज को आपको समझना है। इसीलिए हमको खेत में जब तक धान है तब तक फसल के अंदर खरपतवार उगने नहीं देना है। कब? जब अपलैंड पैडी की खेती कर रहे हैं तब, क्योंकि वहां पर जल भराव होता नहीं है, और जल भराव नहीं होने पर खरीफ सीजन में कभी भी खरपतवार उग जाते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर देख लेते हैं 20 से 45 दिन। 20 से 45 दिन जो क्रॉप वीड कंपटीशन देखने को मिलता है वो किसमें दिखता है? जब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट पैडी की सोइंग करते हैं। जैसे क्या होता है, डायरेक्ट सोन जो पैडी होता है उसके अंदर जो क्रॉप वीड कंपटीशन होता है वो 20 से 45 दिन तक होता है।
और ये लगभग 15 से 90% तक लॉस करवा सकता है। कितना? ये 15 से लेके 90% तक नुकसान फसल को कर सकता है। बाकी 30 से 45 दिन याद रखना कि जो 30 से 45 दिन होता है, अगर हम ट्रांसप्लांटेड राइस लगा रहे हैं, क्या? अगर हम ट्रांसप्लांटेड राइस लगा रहे हैं तो ट्रांसप्लांटेड पैडी की कंडीशन में हमको ये चीज देखनी होती है कि 30 से लेके 45 दिन तक क्रॉप वीड का कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर उस समय पर हमने खरपतवार नहीं निकाला सही से तो 15 से लेके 40% हमको धान का नुकसान देखने को मिल सकता है। बाकी 15 से 45 दिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 15 से 45 दिन जो क्रॉप वीड कंपटीशन होता है वो मक्का के अंदर होता है। इसके अलावा जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन के अंदर भी आपको ये 15 से लेके 45 दिन तक क्रॉप वीड कंपटीशन देखने को मिलता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अमंग कॉमर्शियल क्रॉप शुगर केन हैज ए रिमार्केबली लॉन्ग क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंपटीशन, व्हाट इज द टाइम स्पैन। कह रहा है कि व्यावसायिक फसलों में गन्ना में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवधि काफी ज्यादा लंबी होती है। जैसे कि अधिकतर जो हमारी फसलें होती हैं उसमें 45 दिन तक जो क्रॉप वीड कंपटीशन है वो खत्म हो जाता है। अपलैंड राइस में तो खैर इंटायर पीरियड चलता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो धान होता है, सॉरी जो गन्ना होता है, इसके अंदर क्रॉप और वीड का कंपटीशन बहुत लंबा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसकी जर्मिनेशन ही 60 दिन तक होती रहती है, फिर फॉर्मेटिव स्टेज आती है और फॉर्मेटिव स्टेज फिर 2 महीने चलती है। तो कुल मिला के लगभग हमको यहाँ पर 4 महीने तक खरपतवार से बचाना होता है। तो 4 महीने किसमें हमको दिख रहा है? 4 महीने हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो 30 से लेकर अगर हम गन्ने की खेती कर रहे हैं तो 30 से लेकर 120 दिन तक, यानी कि 1 महीने से 4 महीने के आसपास तक हमारे खेत में किसी भी तरीके से खरपतवार नहीं उगना चाहिए। अगर ये उग गया तो खरपतवार उग जाने से धान में बार धान कह रहा हूँ, गन्ने में लगभग 20 से लेके 30% का आपको नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बेटा लिखा है 20 से 40 दिन। तो 20 से 40 दिन जो क्रॉप वीड कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, ये किसमें मिलता है? ये आलू के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बेटा लिखा गया है 15 से 60 दिन। तो 15 से 60 दिन जो ये होता है ये आपको कॉटन के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? कॉटन के अंदर देखने को मिलता है। और 30 से 45 दिन क्रॉप वीड कंपटीशन किसमें देखने को मिलता है? क्रिटिकल पीरियड जो होता है। तो 30 से 45 दिन याद रखना कि जो जूट की फसल होती है ना, जूट की फसल में 30 से 45 दिन तक आपको ये क्रॉप वीड क्रिटिकल वीड कंपटीशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following vegetable crops suffers the highest potential percentage of grain yield, reducing up to 70% if weed are not managed during its critical competition period। कह रहा है कि यदि इसकी क्रांतिक प्रतिस्पर्धा अवधि के दौरान खरपतवारों का प्रबंधन नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस सब्जी की फसल को अनाज उपज में सबसे अधिक प्रभावित यानी प्रतिशत कमी देखने को मिलता है 70% तक? कैलीफ्लावर, ओकरा, कैबेज और ओनियन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पहले बताता हूँ। कोई भी हम फसल ग्रो करते हैं तो हर फसल को ग्रो करने पर उसमें खरपतवार उगेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हर फसल में जो बेटा खरपतवार उगता है वो सभी फसलों में बराबर नुकसान नहीं करता है। किसी में 70% तक नुकसान करेगा, किसी में 45% तक नुकसान करेगा, किसी में 60% तक नुकसान करता है, किसी में 70% तक नुकसान करता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कौन सी फसल है इन चारों में से अगर उसमें से हम प्रॉपर तरीके से खरपतवार का प्रबंधन नहीं करेंगे तो 70% तक हमको उत्पादन में ह्रास देखने को मिल सकता है। ऑप्शन कैलीफ्लावर, ओकरा, कैबेज और ओनियन दिया गया है। तो याद रखना कि जो ओनियन होता है अगर इसका जो क्रिटिकल पीरियड चल रहा होता है जो कि कितने दिन का होता है, जो कि 30 से लेके 75 डेज का होता है, अगर इन दिनों पर हमने प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज नहीं किया तो 60 से लेकर 70% के आसपास तक हमको नुकसान देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा बेटा यहाँ पर कैबेज लिखा है, कैबेज और कैलीफ्लावर, इन दोनों को एक ही बार में समझ लो, क्योंकि कैबेज और कैलीफ्लावर की मॉर्फोलॉजी लगभग एक ही जैसी होती है, पत्तियां स्पेसिंग लगभग लगभग बराबर होती है। तो इसकी जो क्रॉप और वीड का जो कंपटीशन होता है वो कितने दिन तक होता है, ये बुआई के 30 से 45 दिन के आसपास तक होता है, और इसकी वजह से 50 से 60% आपको लॉस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बच रहा है भिंडी। तो भिंडी जो होता है, केवल स्टार्टिंग का जो 15 से 30 दिन होता है ना, इसी समय पर केवल क्रॉप बीड कंपटीशन होता है, 15 से 30 दिन, 15 से 30 दिन, और इसके कंपटीशन की वजह से लगभग 40 से लेके 50% तक आपको यील्ड लॉस देखने को मिल जाता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द बायोकेमिकल इंटरेक्शन वेयर अ प्लांट इनहिबिट और स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द नेबरिंग टारगेट प्लांट थ्रू एक्सक्लूडेड केमिकल्स इज नोन एज। कह रहा है कि वह जैविक रासायनिक परस्पर प्रक्रिया जिसमें एक पौधा उत्सर्जित रसायनों के माध्यम से पड़ोसी लक्षित पौधों के विकास को रोकता है या फिर उत्तेजित करता है। अब इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक खरपतवार उगा हुआ है, यहाँ पर ये बीच में क्या है, ये बीच में जो है एक वीड है। क्या है बेटा? ये बीच में जो है ये वीड है। अगल बगल यहाँ पर ये सब क्या लगे हुए हैं, ये लगी हुई है क्रॉप। तो जब ये बीड ग्रो होगा तो इस बीड के अंदर क्या होगा, इस बीड से कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से अगल बगल की जो फसलें हैं, या तो इनका प्रोडक्शन पॉजिटिवली इफेक्टेड होगा या तो फिर निगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा। दोनों तरीके से हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है बढ़ भी जाए और हो सकता है घट भी जाए। तो ये जो केमिकल्स का ये जो फिनोमिना होता है, जिसमें एक पौधे का जो केमिकल निकल रहा है वो दूसरे पौधे के केमिकल को डैमेज कर रहा है, दूसरे पौधे की ग्रोथ को डैमेज कर रहा है या फिर पॉजिटिवली इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसको कहा क्या जाता है? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन तो कहते नहीं है, सॉयल सरफेस एप्लीकेशन तो कहते नहीं है, एलिलोपैथिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसको आप लोग पढ़े होंगे, मैंने आपको अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में एलिलोपैथिक इफेक्ट प्रॉपर तरीके से डिटेल में बिल्कुल बताया था कि एलिलोपैथिक इफेक्ट होता क्या है, कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी फसलें अगर लगती हैं तो वो एलिलोपैथिक इफेक्ट को शो करती हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीड स्पीसीज इज एग्जिबिटिंग एलिलोपैथिक इफेक्ट। कह रहा है कि इनमें से ऐसे कौन सा खरपतवार है जिसके अंदर आपको एलिलोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलता है। एक एक करके समझते हैं। लैंटाना कैमरा है, फ्लेरिस माइनर है, इसके अलावा फ्यूमेरिया पार्विफ्लोरा है और स्ट्राइगा ल्यूटिया। आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के बताना है कि आखिर इनमें से ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसके अंदर एलिलोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंटाना कैमरा। बेटा जो ये लैंटाना कैमरा होता है ना, इसके अंदर एलिलोपैथिक इफेक्ट पाया जाता है। और केवल लैंटाना कैमरा नहीं है, इसके अलावा नंबर्स ऑफ जो खरपतवार हैं उनके अंदर भी आपको एलिलोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्रोफाइटम रेपेंस है, इसके अलावा सोरगम हेल्पेंस है, यूफोर्बिया मैकुलेई है, इसके अलावा साइप्रस रोटेंडस है। इस तरीके के जो पौधे हैं इन सब के अंदर किसी न किसी तौर पर एलिलोपैथिक इफेक्ट पाया जाता है। किसी न किसी तरीके से अपने बगल वाले पौधे को अपने इस द्वारा निकाले गए केमिकल से ये प्रभावित करते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे अब हम किसमें? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। कह रहा है कि फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की आकृति और प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसमें क्रॉप वीड कंपटीशन में कौन सी बात यहाँ पर कही गई है जो कि ट्रू है। हमको यहाँ पर सत्य खोजना है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर क्रॉप प्लांट। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर क्रॉप और खरपतवार
दोनों एक दूसरे को पॉजिटिवली इफेक्ट करते, तो हम कभी भी क्रॉप मैनेजमेंट में वीड मैनेजमेंट करते ही नहीं, यानी कि हम खरपतवार को कभी रोकते ही नहीं अगर पॉजिटिव होता है। इसके अलावा इट इज ओनली इंटर स्पेसिफिक इन नेचर, कोई जरूरी नहीं है। जो क्रॉप और वीड का कंपटीशन होता है ये इंटर स्पेसिफिक भी होता है, किसी अलग अलग दो प्रजातियों के बीच में भी होता है, और इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, प्रजातियों के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। जैसे धान है और जंगली धान के बीच में कंपटीशन हो सकता है। इसके अलावा अगर धान है, धान के अंदर इकाइनोक्लोआ क्रुसबुलाई उग गया है, तो वो तो कंपटीशन करेगा ही करेगा। तो एक इंटर स्पेसिफिक होता है और एक इंट्रा स्पेसिफिक होता है। ये दोनों तरीके का आपको नेचर में देखने को मिल सकते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन की। समझ गए? तो ये भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। अंतिम में ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द क्रॉप वीड कंपटीशन इफेक्ट इज ऑलवेज निगेटिव, बिल्कुल सही बात है। अगर क्रॉप और वीड के जो कंपटीशन है अगर वो निगेटिव नहीं होता तो हम कभी भी उसको ये नहीं कहते कि भैया खरपतवार को मैनेज करो नहीं तो फसल का सत्यानाश हो जाएगा, ये चीज हम कभी नहीं कहते। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, इन द स्टेल सीडबेड टेक्निक which type of herbicide is recommended to destroy young weed flushes before crop sowing। कह रहा है कि बासी क्यारी तकनीक में फसल की बुआई से पहले खरपतवार की शुरुआती खेप को नष्ट करने के लिए किस प्रकार के शाकनाशी की सिफारिश करी जाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिलेक्टिव रेजिडुअल हर्बिसाइड, नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड ओनली, इसके अलावा फैलो एप्लीकेशन हर्बिसाइड ओनली। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा ऐसे समझ लो, स्टेल बेड क्या होता है। स्टेल सीड बेड ऐसा सीड बेड होता है जहां पर हमने कभी नर्सरी उगाई हो लेकिन अब हम आगे चलकर उसमें नर्सरी के अलावा इसमें हम फसल उगाना चाहते हैं, तब उसको हम स्टेल सीड बेड बोलते हैं। यानी कि बासी क्यारी है ये पहले से ऐसे पड़ी हुई थी और उसके बाद हमने इसको क्या किया कि अब इसमें हम खेती करेंगे। कई बार ऐसे होता है जब हम धान की खेती कर रहे होते हैं बेटा, तो जैसे हमारे पास एक इतना बड़ा सा खेत है, अब इतने बड़े खेत में यहीं पर बीच में 1/10 भाग ले लेंगे और यहीं पर नर्सरी डाल देंगे। फिर बाद में इन पूरी नर्सरी को उखाड़ के अलग कर लेंगे और पूरे खेत में पडलिंग करके जो नर्सरी हमने यहाँ पर उगाई थी, जो उखाड़ के अलग कर ली थी, उसको तुरंत ही हम इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो ये वाला जो भाग बच रहा होता है, इस वाले भाग को हम स्टेल सीड बेड कह सकते हैं। इसके अलावा कोई एक ऐसा सीड बेड पहले समय से रहा हो जो हमेशा परती पड़ा रह जाता है, उसमें हम कोई बुआई नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर ढेर सारे खरपतवार उग गए हैं तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं तो हमको खरपतवार नाशी डाल के उस खरपतवार का नियंत्रण करना होता है। तो उसमें कौन सा खरपतवार नाशी का हमको उपयोग करना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड होते हैं इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड में क्या आता है, एक तो बेटा आता है इसके अंदर पैराक्वाट, क्या आता है, पैराक्वाट आता है। और पैराक्वाट के अलावा इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर इसमें ग्लाइफोसेट भी आता है, पैराक्वाट भी आता है। और पैराक्वाट के अलावा जो ग्लाइफोसेट होता है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ये दोनों नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड होते हैं। अगर इसको हमने मान लो यहाँ पर सीड बेड में डाल दिया, तो यहाँ पर डाल दिया तो क्योंकि ये नॉन रेजिडुअल है कोई अवशेष ज्यादा छोड़ेगा नहीं, तो अगर हम कोई अगली फसल यहाँ पर लगाएंगे तो हमारी फसल डैमेज नहीं होगी। नहीं तो पुराने खरपतवार की वजह से, पुराने खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो हमने केमिकल डाला था, वो केमिकल हो सकता है कि हमारी फसल को भी नष्ट करने लग जाए। तो उस चीज से बचने के लिए हम नॉन सेलेक्टिव नॉन रेजिडुअल जो हर्बिसाइड होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो ये चीज तो हो जाएगी, हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड। कह रहा है कि शाकनाशियों के प्रयोग के समय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हर्बिसाइड का एप्लीकेशन हमको किस तरीके से करना चाहिए उससे संबंधित बातें दी गई हैं, हमको उसमें बताना है कि गलत कौन सा है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, प्री प्लांट एप्लीकेशन इज डन
2 to 4 days before sowing planting using herbicide like फ्लूक्लोरालिन या फिर एलाक्लोर। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है। प्री प्लांट एप्लीकेशन यानी कि हमने बुआई से पहले ही अपनी जो फसल थी उसकी बुआई से पहले ही उसके अंदर हमने हर्बिसाइड डाल दिया। इसमें फ्लूक्लोरालिन और इसके अलावा जो एलाक्लोर होता है इसको बुआई से 3 से 4 दिन पहले डाल देना चाहिए खरपतवार जिससे आगे जर्मिनेट भी ना होने पाए। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। इसको मिट्टी में डाल दिया जाता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है फॉलो एप्लीकेशन इज डन वेल इन एडवांस ऑफ सोइंग स्पेसिफिकली मोर देन 10 डे बिफोर सोइंग। कह रहा है कि इसमें जो फैलो एप्लीकेशन होता है यानी कि प्रति अनुप्रयोग, अगर कोई प्रति खेत पड़ा हुआ है, हमने उसमें फसल नहीं लगाई है काफी लंबे टाइम तक, तो उस खेत में अगर हमको बुआई करनी है तो बुआई करने से कम 10 दिन पहले हमको उसके अंदर से खरपतवार को नष्ट कर देना है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन इज डन 1 to 4 days आफ्टर। अगर पोस्ट है तो 1 से 2 दिन बाद तो बेटा ये प्री इमरजेंस होता है, खरपतवार के उगने से पहले, फसल की बुआई के बाद और खरपतवार को उगने से पहले 1 से 4 दिन जो होता है उसको हम प्री इमरजेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर बात पोस्ट इमरजेंस की लिख रही है, तो यहाँ पर पोस्ट नहीं होगा, अगर यहाँ पर प्री इमरजेंस होता तो बात सही हो जाती। बाकी याद रखना जो पोस्ट इमरजेंस होता है, पोस्ट इमरजेंस जो होता है इसमें जब हम डालते हैं, इसमें कब डाला जाता है, पोस्ट इमरजेंस जो होता है इसमें हम 30 से 40 दिन बाद या कभी भी अगर हमको खरपतवार दिख रहा है हम कभी भी इसको डाल सकते हैं और अपने फसलों को बचा सकते हैं। समझ गए? तो इसमें हमको गलत खोजना था, तो गलत कौन सा हो गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा यहां तक बात? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर्बिसाइडल एप्लीकेशन एंड डोजेस। कह रहा है कि शाकनाशी चयनात्मकता और खुराक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीनों कथन देख लेते हैं और देख के बताते हैं कि आखिर करेक्ट कौन सा, एक एक करके समझते हैं। सेलेक्टिविटी मेनली डिपेंड ऑन द वीड नेचर एंड डोजेज ऑफ हर्बिसाइड। जो सेलेक्टिविटी है ये वीड के नेचर पर और डोजेज ऑफ हर्बिसाइड के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। एट्राजिन अप्लाइड एट ए डोज ऑफ 0.5 to 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर एक्ट एज ए सेलेक्टिव हर्बिसाइड इन सोरगम। ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है। अगर हमको सोरगम के अंदर डालना है तो सोरगम के अंदर हम एट्राजीन डालते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोरगम के अंदर अगर हमको खरपतवार का मैनेजमेंट करना है तो क्या डालेंगे, तो एट्राजीन डालेंगे। और कितना डालेंगे, आधा से 1 किलो तक हम इसको खेत में डालते हैं। समझ गए? तो ये दोनों की दोनों बातें सही हो गई। तीसरी बात देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हेन एट्राजीन अप्लाइड एट ए वेरी हाई डोज ऑफ 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर इट स्टिल रिमेन सेलेक्टिव इन नेचर। बिल्कुल गलत बात है। अगर हम इतना ढेर सारा डोज डाल देंगे तो खरपतवार क्या, फसल भी मर जाएगी। और अगर इतना ढेर सारा डालने के बाद अगर वहां पर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा तो सब मर जाएंगे, सब नाश हो जाएगा। अगर आप खाओगे तो आपका भी नाश हो जाएगा। तो करेक्ट खोजना था तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें सही खोजना था तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर केमिकल ग्रुप दिया गया है और यहाँ पर हर्बिसाइड दिया गया है। यहाँ पर कौन कौन से केमिकल ग्रुप दिए गए हैं, सबसे पहले एलिफेटिक ग्रुप दिया गया है। तो एलिफेटिक में बेटा क्या आता है, एलिफेटिक में एक तो TC एक हर्बिसाइड आता है और इसके अलावा एक हर्बिसाइड और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डेलापॉन बोलते हैं। तो एक हर्बिसाइड हो गया TCA और एक हर्बिसाइड होगा डेलापॉन। ये दोनों के दोनों एलिफेटिक केमिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक है बेटा एमाइड। तो एमाइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एमाइड जो ग्रुप होता है इसके अंदर जो ब्यूटाक्लोर होता है ना, ब्यूटाक्लोर। इसके अलावा बेटा याद रखना कि जो एलाक्लोर होता है ना, एलाक्लोर, और इसके अलावा जो प्रोपेनिल होता है ये सभी आते हैं एमाइड ग्रुप के अंदर। इसके अलावा बाईपायराइसिडियम जो होता है इस ग्रुप के अंदर क्या आता है, बाईपायराइसिडियम जो ग्रुप होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक तो पैराक्वाड देखने को मिलता है
और पैराक्वाट के साथ साथ इसके अंदर आपको डाइक्वाट भी देखने को मिलता है, और ये दोनों नॉन सेलेक्टिव नॉन रेजिडुअल इफेक्ट वाले हर्बिसाइड होते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं चौथा क्या है। चौथा यहाँ पर दिया गया है डाइनाइट्रोएनिलिन्स। डाइनाइट्रोएनिलिन्स जो होता है, इससे एसोसिएटेड एक तो बेटा पेंडिमेथिलीन आता है, और पेंडिमेथिलीन के अलावा एक आता है फ्लूक्लोरालिन। फ्लूक्लोरालिन, ठीक, फ्लूक्लोरालिन। तो ये दो खरपतवारनाशी जो हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं डाइनाइट्रोएनिलिन्स के जगह पर, समझ गए। तो मतलब इस ग्रुप के अंतर्गत ये आते हैं। तो ए किस पे चला जाएगा, ए चला जाएगा थर्ड पर। ए यहाँ पर थर्ड में जा रहा है और ए यहाँ पर थर्ड में जा रहा है, यानी कि ए भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है बेटा, बी जा रहा है फोर्थ पर, तो बी फोर्थ पर यहाँ जा रहा है और बी फोर्थ पर यहाँ जा नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ केमिकल ग्रुप दिए गए हैं और यहाँ पर हर्बिसाइड दिया गया है, एक एक करके मैच कराते हैं। सबसे पहले बेटा दिया गया है यूरिएज। तो यूरिएज ग्रुप से कौन बिलोंग करता है, यूरिएज ग्रुप से बेटा मोन्यूरॉन बिलोंग करता है। मोन्यूरॉन बिलोंग करता है, और मोन्यूरॉन के अलावा याद रखना कि जो ड्यूरॉन होता है ना, ड्यूरॉन जो केमिकल होता है ये भी इसी से बिलोंग करता है। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस से कौन सा एसोसिएटेड होता है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस से एक तो बेटा ग्लाइफोसेट होता है, और इसके अलावा एक एनिलोफॉस आता है। क्या आता है, एनिलोफॉस, ग्लाइफोसेट और एनिलो जो फॉस ग्रुप होता है, सॉरी ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ग्रुप होता है इसके अंदर ग्लाइफोसेट और एनिलोफॉस हर्बिसाइड आते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एमिडाजोलिन्स है। तो एमिडाजोलिन्स जो होता है इसके अंदर क्या क्या आता है, एमिडाजोलिन्स के अंदर बेटा आता है एक तो इमाजेथापायर का आता है, और इसके अलावा एक इमाजेपिक आता है। क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर एक इमाजेपिक भी आता है, समझ गए। इसके अलावा अगला देखते हैं क्या है। इसके अलावा है फिनॉक्सी एल्कोलाइडिक एल्कनोइक एसिड। एल्कनोइक एसिड, फिनॉक्सी एल्कनोइक एसिड, फिनॉक्सी एल्कनोइक एसिड जो होता है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर याद रखना कि क्लोडिनोफॉप जो होता है ये इसी के अंतर्गत आता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। तो एक किस पे जाएगा, ए जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ए थर्ड, यानी कि ये वाला सही हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है। सी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी फोर्थ पे जा रहा है, बी फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, यहाँ बी फर्स्ट में जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा कुछ फोलियर एप्लीकेशन दिया गया है, और यहाँ पर इनके डेफिनेशन और प्रैक्टिसेस दी गई हैं। एक एक करके समझेंगे और समझ के बताएंगे कि कौन सा सही है। पहले पढ़ते हैं, herbicide solution is poured on weed in isolated patches in cropped and non cropped field। कह रहा है कि फसल वाले और बिना फसल वाले खेतों में अलग अलग पैच में खरपतवार या शाकनाशी का घोल डालना कहलाता है। देखो मान लेते हैं हमारे पास ये इतना बड़ा सा खेत, यहाँ खरपतवार उगा है, यहाँ खरपतवार उगा है, यहाँ पर खरपतवार उगा है और यहाँ पर खरपतवार उगा है। अगर इस तरीके से पैच में खरपतवार उगा है तो पैच में ही हम हर्बिसाइड भी डालेंगे। जहां नहीं उगा है, जैसे यहाँ सब नहीं उगा है, तो यहाँ पर हम खरपतवार क्यों, हर्बिसाइड क्यों डालें, हमारा नुकसान भी होगा और इसके अलावा खेत को भी नुकसान करेगा, फसल भी हमारी क्वालिटी खराब होती है, तो हम इसमें नहीं डालेंगे। फिर सवाल ये उठता है भैया फिर इसको डालोगे तो पैच के रूप में डालोगे, तो पैच के रूप में डालोगे तो इसको कहोगे क्या, इसको हम स्पॉट एप्लीकेशन बोलते हैं। जिस जिस स्पॉट पे हमको खरपतवार दिखेगा उतनी जगह पर उसको हम डाल देंगे और पूरा नष्ट हो जाएगा। समझ गए। इसके अलावा देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड ओवर द एंटायर लीफ एरिया। पूरी पत्ती का जितना भी एरिया होता है, अगर उस पूरे एरिया पर हमको हर्बिसाइड डालना पड़े तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम ब्लैंकेट एप्लीकेशन कहते हैं। इसके अलावा क्या है बेटा, इसके अलावा है बेसल एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन जो होता है इसमें पहले जो पेड़ है
पेड़ के छिलके को जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर जाकर निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद फिर उसके बाद उस पे हर्बिसाइड डाला जाता है। तो इसको हम बेसल एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है दूसरे पर, तो ए दूसरे पर यहाँ जा रहा है और ए दूसरे पर यहाँ जा रहा है, यानी कि तीसरा भी गलत हो, डी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। ए और डी दोनों के दोनों हो गए गलत। अब आगे देखते हैं बी किस पे जाएगा? बी जाएगा थर्ड पर, तो बी यहाँ पर थर्ड में जा रहा है, यहाँ पर बी फर्स्ट में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी आपके जो सुझाव है वो सुझाव को दे देना, क्योंकि पढ़ाते समय बड़ी मेहनत लगती है, तो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो कम से कम आप इतना कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेटा सॉइल एप्लीकेशन दिया गया है। जो हमारे पास हर्बिसाइड होते हैं उनको अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो वो कई तरीके से डालते हैं। एक सब सॉइल एप्लीकेशन होता है, एक बैंड एप्लीकेशन होता है और एक सॉइल सरफेस एप्लीकेशन होता है। और इनका टारगेट या प्रैक्टिसेस होती कैसे कैसे हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओनली फॉर डीप रूटेड एंड पेरेनियल वीड, अगर गहरी जड़ वाले और 12 मासी खरपतवार हैं तो उसको डैमेज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सब सरफेस एप्लीकेशन का। यानी जो खरपतवार है वो खरपतवार नाशी जो है उसको हम मिट्टी के अंदर डालने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो उसके अवशेष पड़े हुए हैं डीप रूटेड और पेरेनियल खरपतवार के, वो सभी के सभी डैमेज हो जाएं। इसके अलावा क्या है बेटा? इसके अलावा है बैंड एप्लीकेशन। बैंड एप्लीकेशन जो होता है इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? इसका इस्तेमाल हम मक्के के अंदर करते हैं। एट्राजीन जो होता है ये मक्के के अंदर भी यूज किया जाता है। तो आपको इस चीज को भी याद रखना कि सोरगम के अंदर, इसके अलावा बाजरा के अंदर और मक्का के अंदर, इन तीनों में यूज किया जाने वाला जो खरपतवार नाशी है वो एट्राजीन है। समझ गए? इसमें कैसे यूज किया जाता है? जैसे मान लो ये क्या है? ये मक्के की लाइन है, तो खरपतवार यहाँ पर और यहाँ पर उगेगा, तो हम क्या करते हैं? इसको हम बैंड कर देते हैं, जो पूरा स्प्रेयर होता है, और उस स्प्रेयर के चारों तरफ, जैसे मान लेते हैं ये स्प्रेयर की नोजल है और इस तरीके से स्प्रे निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसी नोजल के सहारे इतना बड़ा सा कुछ लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्प्रे कर रहा है, जो बूंद निकल रही है, वो केवल सेलेक्टेड एरिया में गिरेगा, यहाँ तक उड़ के, यहाँ उड़ के कहीं और नहीं जाएगा, जिससे मक्का सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो अगर मक्के की पत्तियों पे पड़ गया तो मक्के की पत्तियां भी झुलस जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसलिए इसको करने को हम बैंड एप्लीकेशन बोलते हैं। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? इसके अलावा क्या कह रहा है? इसके अलावा बोल रहा है मोस्ट ऑफ द ट्रायजीन्स, यूरिएज एंड एमाइड ग्रुप, ज्यादातर जो ये ट्रायजीन्स, यूरिएज और एमाइड जो ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं? ये इनका सॉइल एप्लीकेशन किया जाता है। अधिकतर ये इस ग्रुप के जितने भी होते हैं इनका सबका हम क्या करते हैं? सॉइल सरफेस के अंदर एप्लीकेशन करते हैं। सॉइल सरफेस के अंदर करते हैं बोले तो ये वोलेटाइल नहीं होते हैं और सरफेस पे ये एक्टिव रहते हैं और सरफेस पे खरपतवार को मारते हैं, इसीलिए हम इसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर वोलेटाइल होगा तब उसको हम सरफेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाप बनकर उड़ जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो सब सीधे सीधे गया, यानी कि 1 2 3 की लाइन जिसमें होगी वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि चिकोरियम एंथोपस इज ए मेजर वीड एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ बरसीम। कह रहा है कि जो कासनी है, कासनी बरसीम के खेती के दौरान पाया जाने वाला एक प्रमुख खरपतवार है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कई बार बताया है कि चिकोरियम एंथोपस जो होता है वो बरसीम के अंदर पाया जाता है। बरसीम इज ए मेजर रबी सीजन की क्रॉप, बरसीम रबी सीजन की क्रॉप होती है और इसका जो वीड मैनेजमेंट होता है उसके लिए केयरफुल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों की दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर बरसीम और इसके अलावा जो कासनी का सीड होता है उनके दोनों सीड के बीच में क्या चीजें होती हैं वो बताया गया है, और यहाँ पर बरसीम के बारे में केवल बताया गया है कि बरसीम रबी सीजन की फसल है और इसमें वीड मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। तो आपस में दोनों का कोई संबंध है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सीमाजीन, एट्राजीन और ब्यूटाक्लोर आर क्लासिफाइड एज ए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। जो सीमाजीन है, एट्राजीन है, ब्यूटाक्लोर है, इसको गैर चयनात्मक नॉन सेलेक्टिव शाकनाशियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बात जो है बेटा गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्यूटाक्लोर हम धान के खेत में डालते हैं,
धान के खेत में ब्यूटाक्लोर मचैटी के फॉर्म में आता है ना, तो हम ट्रांसप्लांटिंग करने के 2 से 4 दिन के अंदर उसको 1 से 2 दिन के अंदर डालते हैं। तो ये नॉन सेलेक्टिव नहीं होता है बेटा, सेलेक्टिव होता है। ये बात गलत हो जाएगी। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हार्म्स एंड किल ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। ये बात जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉप, कोई भी क्रॉप मिल जाएगी सबको नाश कर देगा, जिसके भी संपर्क में आएगा सबको डैमेज करेगा। सही है। असर्शन हो गया फॉल्स एंड रीजन हो गया ट्रू। असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following chemical group of herbicides and their associated chemical example is incorrectly matched? यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको केमिकल ग्रुप दिया गया है और यहाँ पर दिए गए हैं उनसे एसोसिएटेड जो हर्बिसाइड है। इससे रिलेटेड अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको मैचिंग में बताया था, तो आपको यहाँ पर इस चीज को मैच करना है। एक एक करके देखते हैं। हमको यहाँ पर खोजना क्या है, मैच नहीं करना, हमको यहाँ पर बताना है कि आखिर इनमें से गलत कौन सा है। हमको यहाँ पर गलती खोजनी है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ट्रायजीन जो होता है इसके अंदर एट्राजीन और सीमाजीन आता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जीन लिखा है, यहाँ पर लास्ट में भी जीन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फोसल्फ्यूरॉन, इसके अलावा क्या है, क्या कहते हैं उसको, सल्फोनिल यूरियाज जो होता है इसके अंदर क्या आता है, सल्फोसल्फ्यूरान आता है। और इसके अलावा क्लोरीमोलम इथाइल आता है, क्लोरीम्यूरॉन एथाइल। इन दोनों, ये जो दोनों होते हैं ये किसके अंदर बिलोंग करते हैं, ये सल्फोनिल यूरिया के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एलिफेटिक। जो एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक केमिकल ग्रुप के अंदर क्या क्या है, एक तो बेटा नाइट्रोफोन दिया गया है और इसके अलावा ऑक्सीफ्लोरोफेन दिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो नाइट्रोफेन और ऑक्सीफ्लोरोफेन होता है ये दोनों फेन है। तो ये दोनों फेन होंगे, ये गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों होते हैं बेटा ये डाई मेथाइल ईथर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये डाईफिनाइल ईथर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये डाईफिनाइल ईथर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, नाइट्रोफेन और इसके अलावा ऑक्सीफ्लोरोफेन। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एलिफेटिक जो ग्रुप होता है, एलिफेटिक केमिकल ग्रुप से कौन कौन से केमिकल बिलोंग करते हैं। तो एलिफेटिक के बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एक तो TCA बिलोंग करता है और एक बिलोंग करता है बेटा डायलापोन। क्या बिलोंग करता है, डायलापोन। तो हमको गलत खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ पर बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पल्सेस क्रॉप एंड देयर कल्चरल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन इज इनकरेक्टली मैच। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दलहनी फसलों और उनकी फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवधि का जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित। इसको बेटा ध्यान से देखोगे, पिजन पी का 15 से 60 लिखा है, ब्लैक ग्राम का 30 से 45 लिखा है, ग्रीन ग्राम का 15 से 30 लिखा है और चिक पी का 30 से 60 लिखा है। इसमें गलत कौन सा है हमको यही बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम दोनों लगभग साथ ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो साथ में दिया नहीं गया है, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज गलत है। अब इन दोनों में से गलत कौन सा है, थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम जो होते हैं ये दोनों शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलें होती हैं, जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो यहाँ पर 45 दिन लिखा है, 30 से 45 दिन खरपतवार का नियंत्रण, तो ये गलत बात नहीं हो जाएगी। यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 15 से 30 दिन होना चाहिए। बाकी 30 से 45 दिन किसके लिए होता है, मटर के लिए होता है। बाकी जो चीजें लिखी गई हैं सब सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।